So this is what we are talking today is the phylum number 2 of animal kingdom, which is also called as Coelenterata or Cnidaria. Okay, so we are going to start the discussion on Coelenterata or Cnidaria. I have already made some notes in order to save time. Phylum Coelenterata, which is also called as Cnidaria, how come this phylum has got this alternate name? Okay, why do we also call this phylum as Cnidaria? We call this phylum as Cnidaria because इस phylum का जो characteristic cell है, I hope you remember about the characteristic cell. I have already told in my previous lectures that in every phylum there will be a cell present which will be an unique cell to that phylum respectively. That cell you won't find in any other phylum, as well as the cell जिसको हम लोग characteristic cell बोल रहे हैं, that cell will have a very higher significance in its life. Okay, that is also a reason why it is called as characteristic cell, not just because of the unique nature, but also because that this animal has this cell to do most vital functions of it in its body. Okay, so the characteristic cell is cnidocyte, or we also call this cell as stinging cell. From this cnidocyte, this name Cnidaria came. Organisms bearing cnidocytes called as cnidarians, like that. Okay, so what is the significance of this stinging cell? Collar cell का significance sponges में हम लोगों ने क्या देखा? Food trapping है कि नहीं? ये सब digestion, ये सब में मदद करने के लिए. यहाँ पे इस cell का क्या significance है? This is the cell with the help of which this organism does many things. Okay, बाद में जाके हम लोग स्टिंगिंग सेल का डायग्राम, फंक्शन, टाइप्स ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग को मिलेगा कि स्टिंगिंग सेल के मदद से ये ऑर्गेनिज्म बहुत कुछ कर सकता है. ठीक है, अपने आप को कहीं पे चिपका सकता है, स्टिंगिंग सेल के मदद से लोकोमोशन कर सकता है, स्टिंगिंग सेल के मदद से स्टिंग कर सकता है, फूड ट्रैपिंग कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. यहाँ पे जो सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन है हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बाकी फंक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग टाइप्स पे पहुंचेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिंगिंग सेल क्या करता है? स्टिंग्स इट्स प्रे और प्रीडेटर. प्रे जिसको ये खाना चाहता है, प्रीडेटर जो इसको खाने आया है, विद अ टॉक्सिन जिसका नाम है क्या? हिप्नोटॉक्सिन. हायर डोजेस कैन किल द ऑर्गेनिजम्स. अगर हिप्नोटॉक्सिन अगर ह्यूज डोजेस में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये उस ऑर्गेनिज्म को मार भी सकता है. दैट इज द रीजन. सी एक सिलेंडरेटा है जिसका नाम है क्या? जेलीफिश, जो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, पानी में दिखता नहीं है. तो जब डीप सी डाइवर पानी में डाइव लगाता है तो व्हाट डू? दे वेयर ए सूट व्हिच कवर्स ईच एंड एवरी इंच ऑफ देयर बॉडी. व्हाई दे नीड टू डू दैट? दे कुड हैव गन इनसाइड जस्ट विद एन ऑक्सीजन सिलेंडर. दे कुड हैव गन इनसाइड विद लेसर क्लॉथ, लेसर suit. Why do they wear such a suit which covers each and every inch of their body? The one of the vital reason is this, because whenever they will go for deep sea diving, they might find jellyfish inside the water, and jellyfish is very transparent. You cannot see a jellyfish very distinctly inside the water, and if you ever come in contact with that jellyfish will sting you with hypnotoxin, and if the toxin का amount को ज्यादा अगर बॉडी में हमारे डाल दिया गया तो हम लोग वही बेहोश होके पड़े रहेंगे. तो कहाँ पहुंच जाएंगे? समुद्र का नीचे कहाँ पहुंच जाएंगे? सोचो, बेहोश अगर हो गए तो. दैट इज व्हाई द डीप सी डाइवर दे ऑलवेज वेयर अ कंप्लीटली पैक्ड क्लॉथ. उसके साथ और भी रीजन से क्यों वो लोग पहनते हैं. कुछ प्रेशर रेगुलेशन का भी बात होता है. जितना नीचे जाते जाएंगे वाटर प्रेशर उतना बढ़ते जाता है. ये सब भी कुछ रीजन है, बट उन रीजन में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. बाकी इंफॉर्मेशन है, मैकेनिज्म्स में थोड़ी देर बाद में जाएंगे. इंफॉर्मेशन पहले क्लियर कर लेते हैं. एरिस्टोटल कंसीडर्ड दिस फाइलम एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब ये मत पूछना व्हाई. ये एरिस्टोटल का मन था, उसको लगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये थोड़ा प्लांट के जैसा है, अपना मॉर्फोलॉजी एग्जिबिट कर रहा है और थोड़ा एनिमल के जैसा. ठीक है, आई हैव बीन फाइंडिंग वेरी सिली क्वेश्चंस फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज को कैनल बोला गया तो कैनल क्यों बोला गया. ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये तो मतलब थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस जोड़ के भी आदमी समझ सकता है कि क्यों बोला गया. इनकरेंट कैनल को इनकरेंट क्यों बोला गया? क्योंकि पानी इनग्रेसिंग वाटर जब पहली बार आके घुसेगा तो वो एक पहला जगह वो कौन सा होगा जहां पे जाके वो स्टॉक होगा, वो होगा इनकरेंट कैनल. इसलिए इसका नाम इनकरेंट दिया गया क्योंकि इट इज फेसिंग द वाटर करंट फॉर द फर्स्ट टाइम. एक्सकरेंट क्यों बोला गया? क्योंकि वहां से पानी निकल के स्पॉन्जोसील में चला जाता है. बॉडी वॉल के कैनल्स में और पानी रुकेगा नहीं. एक्सकरेंट से जब निकलेगा वो पानी फाइनली बॉडी वॉल का चैम्बर्स को एग्जिट करके स्पॉन्जोसील में चला जाता है. दैट इज व्हाई एक्सकरेंट. ठीक है ना. तो कुछ बहुत ही ज्यादा सिली डाउट्स मिल रहा है जो
आई थिंक स्टूडेंट थोड़ा सा खुद भी वर्कआउट करता है तो वो निकाल सकता है। ये सब डाउट्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। रादर देन अपना डाउट्स का स्टैंडर्ड तो थोड़ा बढ़ाओ, रादर देन कि कैनल को कैनल क्यों बोल रहे हैं, चैनल को चैनल क्यों बोल रहे हैं, दिस थिंग्स आई डोंट थिंक कि मतलब ये टीचर को पूछने लायक है। ये डाउट्स थोड़ा सा खुद का अगर कोशिश हो, खुद अगर थोड़ा गूगल वूगल करो तो उससे भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे कि मुझे लगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो मुझे इसमें भी क्वेश्चन करेगा, सर एरिस्टोटल ने ये क्यों बोला था, तो इसमें यू कैन टेक इट आउट योरसेल्फ ओनली। देयर आर सम सिलेंटरेटा व्हिच लुक्स लाइक अ प्लांट बट दे डू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे शो सम काइंड ऑफ कैरेक्टर लाइक एनिमल्स, तो एरिस्टोटल कंसीडर्ड देम एज एन इंटरमीडिएट। ओके ओके, द फर्स्ट फाइलम वेयर एन एपोलर न्यूरॉन ओरिजिनेटेड। अभी तुम लोगों ने न्यूरॉन का डायग्राम बहुत बार बनाया होगा, लेकिन जो न्यूरॉन का डायग्राम तुम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन बुलाते हैं। मल्टीपोलर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उस न्यूरॉन में तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि उस न्यूरॉन का इस तरीके का साइटन होता है, साइटन से ऐसे करके एक्सोन आता है और वो एक्सोन आगे ऐसे करके यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स बनता है। यहाँ से डेंड्राइट, ये एक्सोन, ये साइटोन, ऐसे करके तुम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है ना। मल्टीपोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? मेन बॉडी तो यही है साइटोन, और साइटोन से क्या हो रहा है? सेवरल डेंड्राइट निकल रहा है और एक एक्सोन निकल रहा है। सो डेंड्राइट एंड एक्सोन क्या चीज है? सेल प्रोसेसेस है। मेन सेल बॉडी है साइटन, एंड साइटन से ये सब जो निकला है डेंड्राइट एंड एक्सोन, दीज आर सेल प्रोसेसेस। सो जब सेल प्रोसेसेस मोर देन 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? मल्टीपोलर बुलाएंगे। अगर 2 रहा तो क्या बुलाएंगे? बाइपोलर बुलाएंगे। सेल प्रोसेसेस बोले एक डेंड्राइट है एक एक्सोन है तो उसको क्या बुलाएंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। अगर बोले सिर्फ एक एक्सोन है, डेंड्राइट एक भी नहीं है, तो क्या बुलाएंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। और बोले सिर्फ साइटन है और कोई भी सेल प्रोसेसेस नहीं है तो उसको क्या बुलाएंगे? एपोलर न्यूरॉन। तो ये जो एपोलर न्यूरॉन मैंने लिखा है, ये एपोलर न्यूरॉन देखने में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एपोलर न्यूरॉन देखने में होगा कुछ ऐसा। दैट मीन्स सिर्फ साइटन प्रेजेंट है, बट साइटन से इसमें जैसे सेल प्रोसेसेस निकला है, इसमें नहीं निकला है। ओनली साइटन विदाउट एनी सेल प्रोसेसेस, इसलिए इसको क्या बुला रहे हैं? एपोलर न्यूरॉन हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ एपोलर न्यूरॉन लुक्स लाइक। तो पहला न्यूरॉन, पहला नर्व सेल पूरे एनिमल किंगडम में अगर कौन से फाइलम में आया पूछा जाए तो दिस इज सिलेंडरेटा। Second point, the first phylum where a balancing cell originated for the first time. सेल का नाम टेंटाकुलोसिस टेटोसिस। किन में प्रेजेंट है? फ्री स्विमिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो क्वेश्चन कर सकते हो कि टेंटाकुलोसिस सर स्पॉन्जेस में क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पॉन्जेस में फ्री स्विमिंग फॉर्म था ही नहीं। ऑल दिस स्पॉन्जेस वेर व्हाट? सेसाइल। लेकिन इस फाइलम में हम लोग को ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलेगा जो फ्री स्विमिंग कैरेक्टर शो करता है, पानी में फ्रीली मूव करता है, जैसे कि जेलीफिश, ओरेलिया जिसको हम लोग बुलाते हैं। तो जेलीफिश मूव्स इन द वाटर फ्रीली, फ्री स्विमिंग फॉर्म है। तो जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है उसको पानी में बैलेंस रखते हुए मूव करना पड़ेगा। तो बैलेंस रखने के लिए भी एक सेल चाहिए। क्या सेल? ये सेल। जरूरत हुआ सेल आ गया। स्पॉन्जेस में जरूरत नहीं था, सेल नहीं था, ठीक है। तो सेल का नाम याद रखना, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड एज व्हाट? नीडोलॉजी। वो देखो नीडेरिया, नीडोलॉजी, तो रिलेटिंग है। हैबिटेट कहाँ रहता है? हैबिट कैसे रहता है? मैंने पहले भी बोला, हैबिटेट में एक्सक्लूसिव एक्वाटिक फॉर्म, मतलब इन लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहता है। ये लोग कंप्लीट जितना भी स्पीशीज है सब पानी में रहता है। एंड पानी में कहाँ रहेगा? कुछ फ्रेश वाटर में रहेगा, कुछ मेराइन वाटर में रहेगा। फ्रेश वाटर में रहेगा बहुत कम, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है हाइड्रा। मेराइन वाटर में रहेगा ज्यादा, एग्जाम्पल बहुत सारा मैंने दिया है, ठीक है। तो इसका एक कलेक्टिव नोट बनाओ, ठीक है। एंड एपोलर न्यूरॉन आई होप समझ में आया होगा। फिर तुम लोग का दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर हम लोग को तो ऐसा पढ़ाया गया कि इम्पल्स जो है वो हमेशा ये जो डेंड्राइट है वो डेंड्राइट लेता है, साइटोन के थ्रू, एक्सोन के थ्रू उस इम्पल्स को भेजा जाता है टू अनदर न्यूरॉन। फिर जो और एक न्यूरॉन होगा उसका डेंड्राइट उस इम्पल्स को लेगा, साइटोन एक्सोन के थ्रू एक और न्यूरॉन को दे देगा। तो इसमें तो एक चैनलाइज्ड वे में मूवमेंट है नार्व इम्पल्स का, कि नार्व इम्पल्स को ले रहा है कौन? डेंड्राइट। दे रहा है किसको? साइटन। साइटन दे रहा है किसको? एक्सोन। एक्सोन अपने टर्मिनल के थ्रू किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट को पास कर रहा है, फिर उसका डेंड्राइट साइटोन एक्सोन, फिर पास टू अनदर न्यूरॉन का डेंड्राइट साइटोन एक्सोन, लाइक दैट। लेकिन इसमें क्या होगा सर? इसमें ये तो गोल है ना, इसमें डेंड्राइट है जो लेने का काम करता है, ना इसमें एक्सोन है जो देने का काम करता है। तो ये क्या करता है? तो देखो
अगर इसमें डेंड्राइट और एक्सॉन नहीं होगा तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, ये सेल कैसे काम करता है, ये सेल ऐसा है कि ये सेल के आसपास इसका जैसा और भी एपोलर न्यूरॉन ऐसे करके सराउंड करते हुए रहता है, ठीक है। तो इस सेल का फिनोमिना ये है, ये किसी भी डायरेक्शन से इट कैन टेक इंपल्सेस फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इट कैन सेंड इंपल्सेस टू एनी डायरेक्शन, ठीक है। इस सेल से भी ये इंपल्स ले सकता है, इस सेल से ये इंपल्स लेके ये क्या करेगा, अपना आसपास का जितना भी सेल है सबको ये दे सकता है, लाइक दिस। देखो मैंने एक एरो से समझाया, इससे ले रहा है, लेके ये जो सेल है, ये सेल अपने आसपास का सभी सेल को इंपल्सेस दे रहा है, ठीक है। तो एपोलर न्यूरॉन का वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ऐसा नहीं है डेंड्राइट लिया, साइटन में आया, साइटन ने एक्सन के थ्रू किसी और के डेंड्राइट में भेज दिया, ऐसा नहीं है। This apolar neuron can take impulses from any direction, it can send impulses to any direction, ठीक है। तो इसका नोट बना, ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन में लिख के उसको समझा रहा हूं, इसका नोट बना लो, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैबिट से, ठीक है, कि कैसे रहता है। उसका मैंने दो बेसिस बनाया है कि एक मतलब वो उसका हैबिट क्या है, ठीक है, कि वो ग्रुप में रहता है या सोलो रहता है। तो कोई कोई होगा जो ग्रुप में रहता है, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, कोई कोई है जो सोलो रहता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि जिस भी जगह पे वो प्रेजेंट है उस जगह पे वो कैसे रह रहा है, ठीक है, उसका अटैचमेंट कैसा है उस जगह के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो बेसिस पे हैबिट को डिवाइड किया है। एक बेसिस पे हम लोग को मिलेगा सोलिटरी, मैंने पहले भी बोला है सोलिटरी का मतलब जो अकेले अकेले रहता है, दे डू नॉट लिव इन अ कॉलोनी। हाइड्रा कॉलोनी है, जो लोग एक ग्रुप में रहता है, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करता है। दीज आर एग्जांपल। सेसाइल, अटैच टू द ग्राउंड। ओबेलिया, सेडेंटरी, टेम्पोररीली अटैच टू द ग्राउंड, अगर जरूरत पड़ा तो अपने आप को एक जगह से दूसरा जगह मूव कर पाएगा। हाइड्रा, फ्री स्विमिंग, जो किसी चीज के साथ अटैच नहीं है, वो पूरा स्विम करके ही अपना लाइफ जीता है, जिनमें टेंटाकुलोसिस प्रेजेंट है फॉर बैलेंसिंग पर्पस वगैरह। ऑरेलिया, जेलीफिश, ओके। बॉडी सिमेट्री, रेडियल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ठीक है, ये सब सबको पता है, पहले भी डिस्कस किए हैं। डेवलपमेंट इन लोगों में हम लोग दो तरीके का देखेंगे, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो जिन लोगों में डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट भी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है, जिसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। इनडायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज होता है, तो अगर लार्वा किसी में है तो उस लार्वा को हम लोग क्या बुलाएंगे, वी विल कॉल इट प्लेन्युला लार्वा। प्रिमिटिव सिलेंटेरेट्स आर हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि हाइड्रा इज अ प्रिमिटिव सिलेंटेरेट। प्रिमिटिव सिलेंटेरेट जो है उसमें हम लोग को मिलेगा कि बॉडी फॉर्म जो है हाइड्रा होगा, कोरल होगा, कोरल बोल के देयर आर ऑर्गेनिजम्स, मेड्रीपोरा, बाद में मैं नाम वगैरह भी लिख के दूंगा, मेड्रीपोरा ये सब है कोरल। तो जो कोरल होता है या जो प्रिमिटिव सिलेंटेरेट्स होते हैं, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, बट मोस्ट ऑफ द सिलेंटेरेट्स दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, दैट इज मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन से भी काफी चीज जुड़ा हुआ है कि कौन कैसा है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि इन लोगों में कुछ कुछ फॉर्म है जो हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पार्ट है, एंड देन देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेक्सुअल है। अगर हर्माफ्रोडाइट कौन है मुझे पूछो तो हर्माफ्रोडाइट में हम लोग को मिलेगा हाइड्रा, और अगर मुझे पूछो कि सर यूनिसेक्सुअल कौन है, तो यूनिसेक्सुअल में हम लोग को एग्जांपल मिलेगा जेलीफिश, ओरेलिया, मेल फीमेल अलग अलग, ठीक है। डाइजेशन का मोड क्या है, डाइजेशन का मोड होगा बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, ठीक है। अगर इसके बाद एक और कैरेक्टर लिखें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ब्लाइंड सेक था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का ये एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करता है बॉडी में, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे इन रेफरेंस टू हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा से भी काफी क्वेश्चंस आ जाता है एंट्रेंसेस में। तो हम लोग हाइड्रा को लेंगे और हाइड्रा के रेफरेंस में हम लोग मोड ऑफ डाइजेशन को डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। इसका नोट बना लो। So this is how a hydra looks like and मैंने पूरा प्रॉपर लेवलिंग वगैरह कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ए हाइड्रा लुक्स लाइक एंड वी विल अंडरस्टैंड इनसाइड, माने in relation with hydra we are going to understand the body wall. In relation with hydra we are going to understand that how come this animal shows both asexual as well as sexual reproduction, okay.
So you can see this is how hydra looks like. Their mouth is situated on an elevated portion. एक पोर्शन है जो इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है. उस प्रोजेक्टेड रीजन को हम लोग क्या बुला रहे हैं? उस प्रोजेक्टेड रीजन को हम लोग बुला रहे हैं हाइपोस्टोम. एंड माउथ इज लोकेटेड एट द एपिकल पार्ट ऑफ हाइपोस्टोम. ये जो हाइपोस्टोम है एलिवेटेड रीजन, उसके एकदम ऊपर एपिकल एंड में है माउथ. ठीक है. माउथ इज सराउंडेड बाय सम टेंटाकल्स. दीज आर व्हाट टाइप ऑफ टेंटाकल्स? होलो टेंटाकल्स. ओके. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जिनमें हम लोग को सॉलिड टेंटाकल्स भी देखने को मिलता है. ठीक है. सॉलिड और होलो इज जस्ट लाइक नोटोकॉर्ड एंड स्टोमोकॉर्ड. वही डिफरेंस है. ठीक है. तो हाइड्रा में होलो है, किसी में सॉलिड भी है. अंदर का पोर्शन टेंटाकल्स का कंप्लीटली फील्ड हो भी सकता है. तो सॉलिड टेंटाकल्स हम लोग को देखने को मिलता है किस में? ओबेलिया में. जबकि हाइड्रा का जो टेंटाकल्स है विच इज सराउंडिंग द माउथ, वो टेंटाकल्स आर 6 to 10 in numbers and they are hollow tentacles. ठीक है. These are the tentacles which bears most of the what? Stinging cell. ये सब देखो stinging cell जो मैंने रेड में से डॉट दिया है, these are stinging cell. बाद में stinging cell को जूम करके बड़ा डायग्राम भी stinging cell का देखेंगे, समझेंगे. अभी के लिए बस लोकेशन याद रखो, तो वो stinging cell है. तो टेंटाकल के मदद से ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने प्रे को स्टिंग करता है, करके टेंटाकल से पकड़ के मुंह की तरफ लेके आके खा लेता है. मुंह से जब खाना घुसेगा, सो द फूड इज गोइंग टू कम हियर इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. क्यों? बिकॉज इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ब्लाइंड सैक है. तो दिस इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी. तो जो भी खाना ये खाएगा, उस खाना का पहला डाइजेशन किधर होगा? यहाँ पे ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होगा, इस तरीके का जो सेल्स प्रेजेंट होगा, वो सेल्स एंजाइम छोड़ के पहले यहाँ डाइजेस्ट करेगा, फिर डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर घुसाएगा, घुसा के अपने अंदर भी डाइजेस्ट करेगा. तो एक डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के बाहर, इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एक्स्ट्रा सेलुलर. फिर इसको तोड़ने के बाद जो ब्रोकन फॉर्म है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने अंदर डाइजेशन हो रहा है, इंट्रासेलुलर. सो बोथ एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेलुलर. बॉडी में यू कैन सी 1 to 8 conical testes present on the lateral side. एज वेल एज बॉडी में 2 ओवल शेप ओवेरीज भी प्रेजेंट है. तो एक ही बॉडी में अगर टेस्टिस एंड ओवेरी दोनों प्रेजेंट हो, ये कैसा एनिमल हुआ? हर्माफ्रोडाइट. ठीक है. बॉडी के नीचे देखो बेसल डिस्क प्रेजेंट है, एडिसिव इन नेचर, अटैचमेंट में मदद करेगा. काहे? क्योंकि हमारा हाइड्रा जो है, हमारा हाइड्रा है क्या? हमारा हाइड्रा है सेडेंटरी. ठीक है. जो टेम्पोरल अटैचमेंट करता है. ठीक है. वो है हमारा हाइड्रा. ये था या ई था, भूल गया. हाँ, तुम लोग देख के लिख लेना. अच्छा. एज वेल एज ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा अपना बॉडी का इधर से एक प्रोजेक्शन में निकाल रहा है. ठीक है. ये जो यही था. ठीक है. ये जो प्रोजेक्शन निकाल रहा है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सोजेनस बड. एक्सोजेनस माने बॉडी के बाहर के तरफ एक बड जैसा स्ट्रक्चर निकाल रहा है. ये बड इसके बॉडी से डिटैच होके एक कंप्लीट हाइड्रा भी बन सकता है. ठीक है. तो बडिंग कर रहा है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन बॉडी में टेस्टिस एंड ओवेरी भी है. तो टेस्टिस ओवेरी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता होगा फेवरेबल कंडीशन में. ठीक है. एंड बडिंग भी कर सकता है. दैट मींस इट कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. सेक्सुअली करेगा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ नहीं होगा. एक्सोजेनस बडिंग कर रहा है. एक बड बॉडी से अलग होकर नीचे गिरेगा, नीचे गिर के वो बड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो ये चीज क्या हुआ? एक बड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है. दैट मींस ये ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट रीजेनरेशन करने का एबिलिटी रख रहा है. एक पार्ट बॉडी से अलग हो रहा है, होके रीजेनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है. तो ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजेनरेशन इज शोन बाय हाइड्रा, डिस्कवर्ड बाय अब्राहम ट्रेम्बली. ठीक है. अच्छा, बाकी यहाँ पे लिख ही दिया है. फिगर हाइड्रा का है. रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. हाइड्रा आर कार्निवोरस. ठीक है. फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक साइक्लोप्स डेफनिया. बहुत छोटा छोटा इंसेक्ट होता है, वाटर इंसेक्ट साइक्लोप्स डेफनिया, उनको खाता है. टेंटाकल से पकड़ के स्मॉल लार्वा वगैरह ये सब भी खा सकता है. एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिव्स इन फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट, कूल एंड क्लीन वाटर. ठीक है. इस तरह स्टेगनेंट समझ में आता होगा, जो वाटर मूव नहीं करता है, जैसे कि पॉन्ड, ये सब जगह पे ये रहेगा. कूल एंड क्लीन वाटर. ठीक है. कूल एंड क्लीन तो समझ में आ ही रहा है. ठीक है. तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ हाइड्रा. अब जब हम लोग बॉडी वाल समझेंगे आगे जाके, तो उसमें मैं क्या करूंगा? बॉडी वाल समझने के लिए मैं इसके बॉडी का ये वाला चंक काट के निकाल लूंगा. ये वाला पोर्शन में काट के निकालूंगा. जैसे ये वाला पोर्शन में काट के निकालूंगा, ये जो बाहर का लेयर है, ये बाहर का लेयर हैज टू बी मेड अप ऑफ व्हाट? एक्टोडर्म. और ये जो अंदर का लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दैट विल बी मेड अप ऑफ एंडोडर्म. एंड एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में यहाँ कहीं पे क्या प्रेजेंट होगा? मेसोग्लिया. ठीक है कि नहीं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये.
ठीक है, जार्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चंक निकाल के इसका बॉडी वॉल कैसा होगा, क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी वॉल का डिस्कशन आई विल कीप इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट देयर बॉडी फॉर्म, ठीक है। तो वो डिस्कशन आज हम लोग अभी खत्म कर देंगे। बॉडी वॉल के बारे में आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और कैरेक्टर मैंने लिख दिया है, लेकिन तुम लोगों को वो बॉडी वॉल का पोर्शन याद रखना पड़ेगा कि वो चंक काट के हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो आउटर वॉल विल बी फॉर्म बाय एक्टोडर्म, इनर वॉल विल बी फॉर्म बाय एंडोडर्म, बीच में होगा मेसोग्लिया। तो बॉडी वॉल का कौन सा लेयर में क्या सेल है, जैसे हम लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा था, वो मैं सिलेंट्रेटा पार्ट 2 का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डालूंगा, एज वेल एज स्टिंगिंग सेल, उसका मैकेनिज्म दिखता कैसा है वो सब मैं उस वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग लास्ट डिस्कशन ये दो चीज का करेंगे, एक बॉडी फॉर्म और एक स्केलेटन। स्केलेटन जो है बोला जा रहा है कुछ जैसे कि हम लोगों को स्पॉन्जेस में क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस मिला, सिमिलरली हम लोग को फाइलम सिलेंट्रेटा में भी 3 क्लास मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। तो जो थर्ड क्लास है, क्लास 3 का जो मेंबर्स है, वो क्लास 3 का मेंबर्स में हम लोग देखते हैं कि दे हैव दिस एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग व्हाट, ऑफ फॉर्मिंग एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो काम करता है उसमें अगर मुझे एग्जांपल लिखना पड़े तो एग्जांपल में मैं लिखूंगा कोरल। और कोरल जो है वो ऐसा करता है कि ये एक कोरल है, ये जब बडिंग करेगा, ठीक है, कोरल जो है वो बडिंग जब करता है तो इसके ऊपर इसका बड आके सेटल होता है, मतलब ऊपर की तरफ बड छोड़ता है, इसके ऊपर एक बड आता है, वो बड जब और बडिंग करेगा तो इसके ऊपर आएगा, मतलब साइड वाइज नहीं, ऊपर 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 पाइल अप होता है। तो जब ये बड इन ऊपर के 2 बड का वेट लेगा तो इट विल हैव टू हैव व्हाट, इट विल हैव टू हैव सम एक्सोस्केलेटन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सोस्केलेटन होगा तभी तो अपने ऊपर के बड्स का भार जो है वो ले पाएगा, ठीक है। एंड कोरल एक ऐसा सिलेंट्रेटा है जो अपने ऊपर इस तरीके का बडिंग करके पाइल अप कर करके कहीं कहीं पे कोरल आइलैंड भी बना देता है। कोरल आइलैंड आर सम आइलैंड जहां पे पानी जो है वो बहुत कम रहता है, मतलब वो आइलैंड जैसा बन जाता है, ठीक है। बहुत बॉटम से इस तरीके से कोरल बडिंग कर करके ऊपर उठेगा। एक टाइम आएगा जब ये कोरल का जो बर्ड्स है, ये कोरल का बर्ड्स ऐसे कर करके यहाँ तक पहुंच जाएगा और पानी का लेवल बस इतना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है पानी का और ये जो कोरल जहां तक पहुंच गया है वो डिफरेंस इतना का होगा, बस इतना। समझ में आया? आधा हाथ का डिफरेंस होगा, ठीक है कि नहीं? 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके का डिफरेंस होता है पानी और उसमें। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉल्ट वगैरह सेटल होगा, सैंड वगैरह सेटल होगा, यहाँ से कभी कभी ऐसे करके कोकोनट ट्री उरी निकल जाएगा, लाइक दैट। आजकल लोग क्या करता है, ये सब ऐसा जब ऐसा जगह देखता है तो इसके ऊपर एक लकड़ी का घर बना लेगा, वो हनीमून डेस्टिनेशन हो जाएगा बहुत लोगों के लिए, कोरल आइलैंड, ठीक है। तो तुम लोग कोरल आइलैंड गूगल में टाइप करके भी देख सकते हो, इस तरीके से कोरल आइलैंड बनता है, ठीक है। नीचे बोले बहुत, यू कैन से मोटा मोटी 200-300 मीटर नीचे है, ठीक है कि नहीं, कोरल। वहां से बडिंग करना चालू करेगा तो बडिंग कर करके ऐसा होगा कि वो एकदम जो सरफेस है ऑफ द वाटर उसके पास आ जाएगा अपने ऊपर बडिंग करते करते, ठीक है ना। और फिर आके उसके ऊपर सैंड जमा होने लगेगा और जमा होके वहां से पूरा प्लांट निकलना चालू हो जाएगा, एक हेल्दी इकोसिस्टम बना लेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर लोग हट बना के वहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन वगैरह भी बनाते हैं। हवाईयन आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड्स है, मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव आइलैंड, ये सब है जो कोरल आइलैंड्स होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है। नाउ वी विल मूव टू बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में क्या बोला गया है, बॉडी फॉर्म में बोला गया है कि इस फाइलम में हम लोग को बॉडी फॉर्म 2 टाइप्स का मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? पहला जो टाइप है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पहला टाइप को हम लोग बुलाते हैं पॉलिप, और जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट मेडुसा। तो पॉलिप जो है उसको अगर हम लोग सिंबल टाइप अगर कुछ रिप्रेजेंट करना चाहे तो पॉलिप को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पॉलिप। एंड मेडुसा को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो मेडुसा को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मेडुसा हुआ, ठीक है ना। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। अब जो पॉलिप है वो पॉलिप क्या है, वो पॉलिप है एक क्या सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है। पॉलिप का जो शेप होगा, जो भी एनिमल होगा सिलिंड्रिकल फॉर्म का होगा, एंड ये एनिमल्स होगा सेसाइल या फिर सेडेंटरी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म
पोलिप फॉर्म एग्जिबिट करेगा दे विल बी इधर सेसाइल और सेडेंटरी, दे विल बी ऑफ सिलिंड्रिकल फॉर्म। मेडुसा इस तरीके का, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं या कंपेयर करते हैं किसके साथ, अम्ब्रेला शेप के साथ। तो इसका शेप अम्ब्रेला जैसा होगा एंड ये जो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करेगा दैट ऑर्गेनिज्म विल हैव टू बी व्हाट, दैट ऑर्गेनिज्म विल हैव टू बी फ्री स्विमिंग। तो सिलिंड्रिकल फॉर्म, इसका पहले वाला डायग्राम हाइड्रा, माने यहाँ पे मैं पोलिप के एग्जांपल में मैं क्या लिखूंगा, मैं पोलिप के एग्जांपल में लिख सकता हूँ हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो अपना पूरा जिंदगी पोलिप फॉर्म में जीता है, पोलिप फॉर्म में मर जाता है। एग्जांपल अगर मुझे इसमें लिखना है मेडुसा में, मैं कौन लिखूंगा, ऑरेलिया, जेलीफिश। जेलीफिश पूरा जिंदगी फ्री स्विमिंग फॉर्म में अम्ब्रेला शेप में रहेगा, फिर मर जाएगा इसी शेप में। एंड देन देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इवोल्यूशन का माया चक्कर बहुत बड़ा है और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ने ऐसा इवॉल्व किया है कि वो ऑर्गेनिज्म अपना आधा जिंदगी पोलिप फॉर्म में जीता है, आधा जिंदगी मेडुसा के फॉर्म में जीता है। दैट मींस टू टाइप्स में अगर हम लोग मैं बोलूं कि एक ऐसा टाइप भी है जो बोथ पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म भी एग्जिबिट कर सकता है। तो कौन कर सकता है बोथ पोलिप या मेडुसा फॉर्म एग्जिबिट, ओबेलिया। और कैसे कर सकता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट देयर इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो पोलिप फॉर्म भी शो कर सकता है, मेडुसा फॉर्म भी शो कर सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही लाइफ टाइम में, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, ये सब होगा एग्जांपल। तो कैसे ओबेलिया, कैसे फाइसेलिया बोथ पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म एग्जिबिट करता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका तुम लोग नोट बना लो। तो ये डायग्राम है आज का लास्ट डिस्कशन और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट एन ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करता है, जो शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म माने सेवरल मॉर्फोलॉजी, अपना जिंदगी एक मॉर्फोलॉजी के साथ वो नहीं जीता है, आधा जिंदगी एक मॉर्फोलॉजी में जीता है, बाकी आधा दूसरे मॉर्फोलॉजी में जीता है। इस तरीके के कंडीशन को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फ्रॉग ऑल्सो शोज पॉलीमॉर्फिज्म, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है उसका भी। पहले वो टेडपोल से एडल्ट, तो एक ही जिंदगी में वो क्या कर रहा है, एक फॉर्म अलग शो कर रहा है, एक फॉर्म अलग शो कर रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग बुलाते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये अलग चीज है। shows polymorphism, that means it shows different morphology. Alternation of generation और मेटाजेनेसिस इस जो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ओबेलिया है, ये ओबेलिया अपना जिंदगी का किसी एक हिस्सा में, किसी एक टाइम में वो इस फॉर्म में रहेगा। ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मैच्योर पोलिप, एडल्ट पोलिप। एडल्ट पोलिप मैच्योर पोलिप के फॉर्म में रहेगा। क्या कैरेक्टर्स है एक एडल्ट पोलिप या मैच्योर पोलिप का? एडल्ट पोलिप या मैच्योर पोलिप का इस तरीके का रूट जैसा कुछ होगा, जो उसको ये देखो, ये लाइन मैंने सबस्ट्रेटा दिया है, माने पानी का एकदम बॉटम, वहां पे परमानेंटली अटैच कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सम रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोरिजा। और ऊपर में जो एक स्टेम जैसा पोर्शन निकला हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकेलस, ठीक है। इसलिए देखो एरिस्टोटल ने इसको इंटरमीडिएट कंसीडर किया था, क्योंकि देखने में क्या है, ये पूरा एक प्लांट के जैसा है, रूट है, स्टेम टाइप का एक पोर्शन है, तो रूट टाइप का पोर्शन को ये, स्टेम टाइप का पोर्शन को ये, ओके। स्टेम टाइप का पोर्शन से निकल रहा है एक प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन को हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टोस्टाइल, एंड ब्लास्टोस्टाइल का जो ओपनिंग है उसको हम लोग बुलाते हैं गोनाडोग्लूम, ठीक है। ऊपर प्रेजेंट है माउथ सराउंडेड बाय टेंटाकल्स, माउथ सराउंडेड बाय सॉलिड टेंटाकल्स। ये है एक एडल्ट पोलिप। ये एडल्ट पोलिप क्या करेगा ये एडल्ट पोलिप जब टाइम आएगा, फंक्शनल मैच्योरिटी जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, तब वो अपना गोनाडोग्लूम एंड ब्लास्टोसाइल के थ्रू छोड़ेगा कुछ कुछ बड। ये गोनाडोग्लूम का सिग्निफिकेंस क्या है, गोनाडोग्लूम के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म कुछ बड बाहर छोड़ता है। वो बड जो वो बाहर छोड़ता है, वो बड बाहर जाके बनता है क्या, बनता है मेडुसा। सो पोलिप इज फॉर्मिंग मेडुसा, मेल फीमेल देखो अलग अलग। मेडुसा, पोलिप इज फॉर्मिंग मेडुसा, फ्री स्विमिंग फॉर्म। हाउ इट इज फॉर्मिंग मेडुसा? वाया एक्सोजेनस बडिंग, दिस इज asexual reproduction. So this is forming medusa asexually. मेडुसा क्या करेगा, रिलीज होने के बाद ये मेडुसा पानी से खाना वाना खाएगा, खा के ग्रो करेगा। ग्रो करके जब मेडुसा का सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा, तो मेडुसा अपना ये जो जी है, जी माने गोनेट। तुम लोग ये पूछ सकते हो कि सर मेल फीमेल डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? गोनाड के पोजीशन से। मेल का गोनाड एकदम नीचे के पोर्शन में होता है, जबकि फीमेल का एकदम ऊपर के पोर्शन में होता है, ठीक है। तो जब मेल एंड फीमेल पानी में घूम घूम के खाना वाना खा के फंक्शनली पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब ये दोनों मेल एंड फीमेल क्या करेगा, अपना गैमेट्स पानी में रिलीज कर देगा, रिलीजेस गैमेट्स इन द वाटर। इस प्रोसेस को कि गैमेट को पानी में छोड़ देना, राम भरोसे, अल्लाह भरोसे, जीसस भरोसे, कि पानी का करंट अगर स्पर्म एंड ओवम को मिलाएगा तो जाइगोट बनेगा, पानी का करंट अगर दोनों को अलग कर दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जूआइडोगेमी, ओके।
कि व्हेन ऑर्गेनिज्म रिलीजेस देयर गेमेट्स इन द वाटर डिपेंडिंग अपॉन द वाटर करंट, ठीक है कि नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग जूआइडोगेमी बुलाते हैं। तो ये दोनों अपना गेमेट पानी में छोड़ेगा, फीमेल ओवा छोड़ेगा, मेल स्पर्म छोड़ेगा, स्पर्म एंड ओवा के बीच में फ्यूजन होगा पानी में। दैट मींस फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल या एक्स सिटू माने बाहर। इस फर्टिलाइजेशन के वजह से क्या फॉर्म होगा, एक जाइगोट। ये जाइगोट आगे डेवलपमेंट करके क्या बनेगा, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। मैं ऑलरेडी बोला होगा लार्वा है तो उसका नाम प्लेन्यूला ही होगा। ये लार्वा बनेगा, ये लार्वा धीरे धीरे सेटल डाउन होगा किधर, सबस्ट्रेटा में। पहले अपना सीलिया लूज करेगा, फिर धीरे धीरे ऐसा बनेगा। ये जो है इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, यंग पॉलिप। फिर ये यंग पॉलिप खाना वाना खा के और डेवलप करते हुए एडल्ट बन जाएगा। सो व्हाट इज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इट इज पॉलिप is forming medusa asexually, medusa is forming back polyp sexually. This phenomenon of one form forming the other asexually and the other form forming this form sexually, इस साइकिल को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस सिर्फ वही एनिमल शो करेगा जो अपने लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, जो सिलेंटरेट अपने लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा कि अपना आधा जिंदगी एक फॉर्म में, दूसरा जिंदगी दूसरा फॉर्म में, सिर्फ वही लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस शो करेगा। पॉलिप जो लोग सिर्फ पॉलिप शो करेगा, पूरा जिंदगी पॉलिप के जैसा रहेगा, रह के मर जाएगा। एग्जांपल मैंने दे दिया, हाइड्रा, कोरल, ये सब। और जो पूरा जिंदगी फ्री स्विमिंग फॉर्म में जीते रहेगा, मेडुसा फॉर्म में रहेगा, वो है ऑरेलिया जेलीफिश, वो भी एग्जांपल दे दिया है। लेकिन ओबेलिया, फाइसेलिया, ये सब अपना जिंदगी आधा पॉलिप फॉर्म में, आधा मेडुसा फॉर्म में। ठीक है, तो काफी सारा पोर्शन डिस्कस कर लिया इस फाइलम से। और डिस्कस करने का रह गया तुम लोग का स्टिंगिंग सेल, टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल, मैकेनिज्म ऑफ स्टिंगिंग सेल एंड बॉडी वाल। बॉडी वाल का जो लेयर्स है वो कौन सा लेयर में क्या सेल है वो बाकी रह गया। दिस आई विल गिव इन द सिलेंट्रेटा पार्ट 2 लेक्चर। ठीक है, इसका आराम से नोट्स बना लो। ठीक है, एंड डाउट्स पकड़ के रखो थर्सडे को पूछने का। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड happy Eid to all of you.